हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो ग्रेविटेशन है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 इसका नाम ग्रेविटेशन है। इसके पहले हम मोशन एंड लॉ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म कर चुके हैं। मोशन का हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो चुका है, लेकिन लॉ ऑफ मोशन का अभी न्यूमेरिकल रह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन, जब हमारे पास थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। क्योंकि उसमें क्या है कि एक जो रिलेशन बनता है ना उन दोनों के क्वेश्चन करने से, उससे क्या होता है कि हमारे पास इजी होता है समझने में, और जब एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे पास उसका फ्लो बन जाएगा और अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो तो ये देखो, अब ग्रेविटेशन में हमको पढ़ना है क्या, जो एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में पढ़ना है, फ्री फॉल के बारे में पढ़ना है, जो हमारे पास कैपिटल जी होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कभी कहीं से फ्री फॉल हो रही हैं, कहीं किसी को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, उसको कैसे कैसे करना वो सारे हमको इसमें डिस्कस करना है। तो आज इस वीडियो में पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो तो इंट्रोडक्शन क्या है। अब ग्रेविटेशन के बारे में अगर हमको पता होना चाहिए कि आखिर जो कोई ग्रेविटेशन वर्ड है वो है क्या, उसके बारे में अगर कोई पूछ दे कि ग्रेविटेशन को डिफाइन करो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं कि ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है जो क्या लगता है, दो अदर बॉडी होती हैं, जो टू अदर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, ग्रेविटेशन। जरा देखो हमने यहाँ लिखा भी है, और वो क्या है कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, बिटवीन एनी टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडी के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई भी बॉडी है उसके बीच में हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब उसमें क्या है, कह रहा है कि एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं, जो दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिस फोर्स से अट्रैक्शन होता है उसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, ग्रेविटेशन। ठीक है, देखो अब कह रहा है, एक पॉइंट आता है इसी में कि ग्रेविटेशन लॉ, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन साहब थे वो ग्रेविटेशन का भी एक लॉ उन्होंने दिया था, और वो क्या था, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जब अट्रैक्ट करती है तो जो वो फोर्स होता है, वो फोर्स क्या होता है, तो जो उनका जो फोर्स होता है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये कि दोनों जो ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये है और दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेंगी तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, उस फोर्स के लिए हम क्या, वो उन्होंने क्या बोला था कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। मतलब इनका मास m1, इसका मास m2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब m1 इंटू m2, m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दें, जितना उसका प्रोडक्ट आएगा उसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। अब कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ देम, अब ये दोनों दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये है यहाँ पे है, अब दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, अगर मान लो कि इनके बीच में जो दोनों डिस्टेंस है उसको हमने d ले लिया, ठीक है, तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल हमारे पास होता है। तो जो वहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा भी है, और वो क्या लिखा है देखो, यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया सेम टू सेम यही यहाँ पे लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर। देखो हमारे पास क्या कह रहा था, ग्रेविटेशन क्या था, एक बॉडी थी, दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, मतलब दो बॉडी थी, एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे उसे हम लोग क्या कहते थे, ग्रेविटेशन। और यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं वो क्या करती हैं, अदर बॉडी को अट्रैक्ट करता है, और वो किस फोर्स से, ऑफ विद अ फोर्स। अब कह रहा है देखो यहाँ पे, इस पे ध्यान देना कि विद अ फोर्स, किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन जो था हमारे पास, ग्रेविटेशन का फोर्स था, और उस फोर्स को क्या डिफाइन कर रहा है वो, अब यहाँ पे कि देखो जब न्यूटन साहब से इन्होंने डिफाइन किया तो क्या बोला कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब सिर्फ देखो यहाँ तो ये तो चलो सेंटेंस बन रहा है, लेकिन हमको जो मेनली जो फोकस करना है वो किस पे करना है, यहाँ पे देखो फोर्स जो होगा वो किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये कि अगर हम फोर्स की बात करें तो वो क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 एंड m2 के। मतलब टू ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये है m, इसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका मास है m2। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है। अब ऑब्जेक्ट A का मास m1 है, ऑब्जेक्ट B का मास m2 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो फोर्स है वो क्या है, इस डेफिनेशन के हिसाब से कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 इंटू m2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट अगर मान लो कि 2 और 3 का प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3, तो हमारे पास 6 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, यही ना। तो यही तो कह रहा है कि दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो m1 इंटू m1 एंड m2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अब कह रहा है कि जो फोर्स है वही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1 अपॉन में, ठीक है। तो मतलब और d का डिस्टेंस का देखो क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक फॉर्मेशन सिर्फ इससे बना। अब कह रहा है कि अगर दोनों को हमको एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। चलो ये मिटा रहा हूं मैं, इसी को थोड़ा एक्सपेंड करना है। देखो अब हमारे पास क्या है, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर का जो स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो हम अगर दोनों को एक साथ लिखें तो m जो है, देखो जो f है वो प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास फर्स्ट है m1 m2 के, और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, d स्क्वायर के। ये हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, कोई भी इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी में नहीं होता, प्रोपोर्शनलिटी में नहीं होता। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, मतलब ये साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे। तो एक प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f जो होगा वो इसके लिए, अब जब ये हटेगा मतलब हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो हम इक्वल कर देंगे। जब इक्वल हटाएंगे तो कोई ना कोई तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको देना पड़ेगा, तो हम एक कांस्टेंट देते हैं कैपिटल G, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, हो गया ये हमारे पास। देखो अब हमारे पास क्या है, जो फोर्स है वो इक्वल है किसके, ये इस G को हम क्या कहते हैं, वेयर G इज, यहाँ पे इसको लिख लो ऐसे, वेयर G इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। अब जरा देखो इसके लिए अगर हम बात करें, हम इसके लिए अगर बात करें तो हमारे पास क्या, अगर सिर्फ और सिर्फ हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ जाए तो क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन, या फिर ऐसे होता है डेराइव द फॉर्मूला, या फिर ऐसे भी कहते हैं, देखो डेराइव द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ जो हमारे पास ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ के ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को डेराइव करो, तो सिर्फ हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कहता है कि डेराइव द फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या था हमारे पास, कैपिटल G। तो कैपिटल G का फॉर्मूला हम कैसे डेराइव करेंगे, तो जरा देखो, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा। अब हमारे पास क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब इसके लिए इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको यहीं छोड़ दें, इसको अगर हम यहीं एक तरफ छोड़ दें तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, जरा देखो, डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मतलब ये कि जो f है उसके साथ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और अपॉन m1 m2 क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। हमारे पास ये निकल गया। अगर वो तुमको कहे, कोई भी क्वेश्चन कहे कि हमको डिराइव करो फॉर्मूला किसके, हमारे पास न्यूटन्स फोर्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अगर करे तो हमको ये डिराइव करके दिखाना है, और वो कहे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, तो हम इसी को एक्सपेंड कर देंगे एक स्टेप और, ये हो जाएगा। अब देखो इतना तो हमको पता चल गया, अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, चलो इसी को लिखो, यहीं पे देखो। अब हम इसी की बात करें तो G की वैल्यू कितनी होती है,
तो जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ तो निकलेगी, ठीक है, और वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखो यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा। यूनिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यूनिट की अभी हमने डिस्कशन नहीं करी। यूनिट का पहले डिस्कशन कर देते हैं, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, अब यूनिट इसका निकालना है। हमारे पास क्या होगा? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स के लिए अगर हम देखें तो ये होता है न्यूटन। अब डी है, अब हमारे पास डी का देखो, डी का तो हमारे पास होगा डिस्टेंस के लिए होता है मीटर, लेकिन डी स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और देखो m1 इंटू m2 मतलब m1 kg, हमारे पास m1 के लिए kg इंटू m2 के लिए kg, kg इंटू kg क्या हो जाएगा हमारे पास? kg का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसी के लिए ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिख देना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब देखो, अब बहुत जगह हमसे ये पूछ देता है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके लिए हमारे पास कहेगा कि ऐसा यूनिट बताओ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हम क्या बताएंगे? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए एसआई यूनिट हम लिखेंगे, और एसआई यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स का हो जाएगा एसआई यूनिट न्यूटन, डी का स्क्वायर है तो हमारे पास मीटर स्क्वायर, और हमारे पास m1 इंटू m2 मतलब kg स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इसके बाद और भी हमको थोड़ा एक छोटा छोटा पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब हो गया, कैपिटल जी की वैल्यू अगर हम सब पढ़ लिए। अब हमको कुछ पढ़ना है, जैसे कि फ्री फॉल बॉडी हो गई, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, वो सब क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। मतलब कोई भी ये वर्ड जो आता है, ये टर्म्स आता है फ्री फॉल, वो होता क्या है, ठीक है। तो देखो, जो फ्री फॉल होता है कि हम क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरा दिए, मतलब ये फ्री फॉल हो गया। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन एनी, देखो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, व्हेन अ बॉडी, कोई भी बॉडी, चाहे वो यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, व्हेन अ बॉडी फ्रीली, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब हम क्या लिखेंगे इसके लिए? हम इसके लिए ये लिख सकते हैं, व्हेन अ body falls towards the earth। अब देखो कह रहा है कि when a body fall towards the earth only under the gravitational force, हमारे पास किसके लिए हो जाएगा? only under the gravitational force। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? towards the earth only under the gravitational force। अब देखो कह रहा है कि वैसे कोई भी बॉडी हमारे पास क्या हो कि कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट के अर्थ की तरफ फॉल करे, किसके अंडर में? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यूनिवर्स में कोई भी बॉडी होती है वो एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, या फिर कोई भी अर्थ है हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो उस केस में अब कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ, तो क्या कहेंगे? ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? देन द motion of the body is called free fall। अब देखो, अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है, क्या हो गया मोबाइल को? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर फ्रीली फॉल कर रही है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स,
ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उस पर, तो वैसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, वैसी मोशन को क्या कहेंगे, फ्री फॉल मोशन। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है? अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वैसा एक्सेलरेशन जो किसके द्वारा हो, ग्रेविटी के द्वारा हो, उसी को कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो तो इसको लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे अब इसको, कि द एक्सेलरेशन of freely falling body is called acceleration due to gravity। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर फ्रीली फॉलिंग हो रही है तो वैसे ग्रेविटेशन, वैसी मोशन को, वैसी एक्सेलरेशन को, मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन होता कैसे, या तो हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तब एक्सेलरेट होगा, या फिर हम कोई किसी की एक्सेलरेशन को कम करना, मोशन में भी हम पढ़ रखे थे कि किसी भी एक्सेलरेशन को कम करना तो उस पर अब एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि इस फोर्स के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा एक्सटर्नल हमारे पास क्या होगा, कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी उसी फोर्स के नाम पे हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ऐसे हमारे पास क्या कहेंगे उसको, ऐसे ग्रेविटेशनल, ऐसे मोशन को, एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी, ये स्मॉल जी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू अगर हम बहुत जगह देखें तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, अब बहुत जगह ये होता है। अब चलो इसके लिए अब एक फॉर्मूला डिराइव होता है, जो जी की वैल्यू निकलता है, वो निकलता कैसे है उसके लिए देखो। अब देखो ये तो हमको पता चल गया, अब किसके थ्रू हो रहा है, हमारे पास ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है। मतलब अब हम जब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, किसके लिए, सेकंड लॉ की बात करें, तो सेकंड लॉ में हमारे पास क्या होता था कि फोर्स जो था वो क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल था। ठीक है, तो मास हमारे पास तो ठीक है, और एक्सेलरेशन अब यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, अब मास यहाँ पे है और एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है, तो हमारे पास अब ये क्या बन के आ जाएगा, हमारे पास मास इनटू ग्रेविटी। अब ये वाला फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास। और अभी हमने डिराइव किया था, और वो क्या था, जो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास था कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, यही था ना हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो, अब इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो जरा यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू ग्रेविटी, तो ये हो गया। अब इनटू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, ये हो गया। अब चलो इसकी वैल्यू हम थोड़ा भी मिटा रहे हैं, इसके नीचे मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। अब देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि जो मास है, ये मास m1 और m2, अब इसमें से कह रहा है कि हमको ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो मास है वो तो इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा एक। तो अब कह रहा है कि जो ये हमने निकाला था वो किस केस में था, 2 ऑब्जेक्ट का मास था। मतलब अब इस केस में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 ही ऑब्जेक्ट से कौन कौन सी, एक तो अर्थ हो गई और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हम ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। तो वो दोनों का जब हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिर रहा है, जो फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, उसी का तो मास हमने ये लिया है और उसी का मास हमने यहाँ m1 लिया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m से ये m कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा g m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत जगह क्वेश्चन में हमारे पास एक ये देता है कि जो डिस्टेंस होगा, जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ दे देता है। अब उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो अब इसमें कह रहा है कि बहुत केस में हमारे पास क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी m2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, अब जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके क्या हो, कहाँ पे हो, बहुत नज़दीक हो, मतलब क्लोज में हो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये आर हम कब यूज करते हैं, जब कोई 2 ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि अर्थ है,
अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास आर का स्क्वायर। हम ये भी दोनों की फॉर्मूला सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखो जो हमने 9.8 लिखा था, g इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था। अब ये ना फिक्स नहीं है, ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन इस केस में यहाँ पे जो था इस g की वैल्यू वो कितना था हमारे पास 6.67 इंटू 10 की पावर -11, यही था ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब इस केस में ये तो फिक्स था, पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाओ इस g की वैल्यू फिक्स थी, लेकिन इस g की वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमारे पास अर्थ है वो क्या है, कुछ स्फेरिकल इन शेप में, एग्जैक्ट तो ऐसे नहीं है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, बट क्या है, एग्जैक्ट सर्कुलर भी नहीं है और एग्जैक्ट स्फेरिकल भी नहीं है। जो मतलब हम क्या कहते हैं, कभी भी अगर हम पढ़ें तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो दोनों पोलर रीजन है उस पर क्या होता है हमारे पास कि जो फ्लैटन सरफेस होता है, फ्लैटन सरफेस होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में जैसे ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो, अगर हम इसी की बात करें तो जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिपेंड करता है, ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, रेडियस पे। मतलब ये रेडियस, ग्रेविटी कब बढ़ेगा, जब हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब इस रीजन में अगर हम आए तो हमारे पास ग्रेविटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन इस रीजन में जाएं तो हमारे पास ग्रेविटी क्या हो जाएगा, अगर ये रेडियस बढ़ेगा मतलब इस रीजन में जाएं तो हमारे पास ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास जो g की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल G है, वो क्या होता है, पूरी यूनिवर्स में हम हर जगह सेम होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है थोड़ा मास और वेट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी लेनी है, ओवरव्यू लेना है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो देखो, बहुत लोग कहते हैं, अभी हमसे कोई भी पूछेगा, तुमसे ही पूछेगा तो क्या कहता है, तुम्हारा वेट कितना है, लेकिन वो क्या होता है, वो तुम्हारे मास पूछते हैं, वेट नहीं पूछते। ठीक है, तो तुम्हारा मास कितना, तुम कितना बताते हो हमारे पास, कि मान लो हमारे पास 30 kg है, 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, ये बताते हो, लेकिन तुम अपना मास बताते हो। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है मास एक्चुअली होता क्या है, तो मास देखो उतनी क्वांटिटी जो हमारे अंदर भरा गया है, वैसी क्वांटिटी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर भरी गई हो, मतलब हमारे पास बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, हमारे पास लिक्विड्स जो भी हो गई वो हमारे पास भरी गई हैं, वो उतनी क्वांटिटी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है हमारे अंदर भरा गया है, उसी को कहते हैं हम मास। तो देखो जा रहा है डेफिनेशन, देखो कह रहा है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में मान लो कि इसी का मास बताना है तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो जो मटेरियल भरा गया है, जितना कंटेन किया है इसने, वही उसका मास होगा। मान लो 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 3 kg। ठीक है, ये होता है। अब कह रहा है कि वेट क्या होता है, मास तुमको पता चल गया, तो वेट क्या होता है, तो कह रहे हैं कि वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो हमारी बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट होता है। वैसा फोर्स जिससे हमारी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर और सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होगा। तो देखो जरा डेफिनेशन देखो इसका क्या है कि इट इज द फोर्स बाय विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी, जिस फोर्स से, उसी फोर्स को कहते हैं हम क्या, वेट। अब देखो जरा इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसका SI यूनिट इज kg, लेकिन इसका SI यूनिट क्या है, इज, देखो इसको कहते हैं न्यूटन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, अब जरा देखो डिफरेंस, देखो तुम क्या बताते हो, हम कोई भी हमसे पूछता है कि तुम्हारा वेट कितना, तुम्हारा मास कितना है, तो हम कितना बताते हैं, 20 kg, 25 kg, 50 kg, 60 kg, इतना ही बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वेट नहीं बताते हैं, हम मास बताते हैं kg में। हमारा वेट तो हमारा न्यूटन में होता है। तुम कभी न्यूटन में अपना मास बताते हो,
नहीं बताते हो। तो यही होता है रीज़न कि हम मास बताते हैं ना कि वेट बताते हैं। और हमारे पास जो मास होता है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चले जाओ, ऑल ओवर द कहीं चले जाओ, किसी भी दुनिया में चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, अर्थ पे आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, मास कैन नॉट चेंज एनीवेयर। मास कैन नॉट चेंज anywhere but weight can change। वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मास की बात करें तो कहीं भी अगर हम जाते हैं तो लोग कहता है ना कि अगर हम मून पे चले जाएं तो हम क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि उड़ रहे हैं, हाँ ऐसा लगता है कि हम 2 kg के हो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे ऐसा रीज़न क्या है कि मून पे जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। लेकिन अर्थ पे आए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा वेट जो है वो बढ़ जाता है, और वहाँ जाते हैं तो वेट हमको कम होने लगता है। ऐसा ही इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ फोर्स बहुत कम है, ठीक है, या फिर होता भी नहीं है कई जगह, ठीक। तो देखो ये हो गया। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जी की वैल्यू निकालना है। अच्छा, जी की वैल्यू निकालनी है वेट ऑन मून और वेट ऑफ अर्थ पे। चलो उससे पहले हम थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि मास एंड वेट में डिफरेंस क्या होता है। देखो एक तरफ देखो मास और वेट में डिफरेंस के लिए कभी भी हम डिफरेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक तरफ मास और दूसरे तरफ वेट, बीच में लाइन कर दो, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए अगर हमको डिफरेंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट इसमें लिखेंगे तो ये क्या है, इट इज, चलो इसको हम एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे जो की पॉइंट है, की पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि सिर्फ की पॉइंट ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी सेंटेंस तो तुम लोग भी बना लोगे, ठीक है। तो की पॉइंट लिखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब देखो मास की बात करें तो मास अगर हम किसी चीज का लेते हैं तो कैसे होगा, चाहे किसी बोरे में अगर देखो तो बोरे में ठूस ठूस के कोई सामान भर दो, ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्शन वाइज हम रखते हैं कि इसे ऐसे ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, सिर्फ या इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा तो नहीं है, हम ठूस ठूस के उसमें भर देते हैं। लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स जो है हमारे पास ये सेंटर है, अर्थ है ये सेंटर है, कभी भी हमारे पास क्या है, या तो ऐसे आएगा, या तो ऐसे आएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा। इसका एक डेफिनिट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। लेकिन मास का, अगर मान लो कि हमको यही ऑब्जेक्ट है, इसका मास निकालना है, हमको कोई ऑब्जेक्ट भरना है, हम जैसे तैसे करके भर दिए, इसका कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद वाला पॉइंट देखो, तो इसके बाद पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, इसका बाद जो पॉइंट है कि हम अभी अभी बता चुके हैं उसका, तो हम क्या लिखेंगे इसका, मास इज सेम एवरीवेयर। मास कभी चेंज नहीं होता है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेट इज डिफरेंट टू द ग्रेविटी, डिफरेंट, ये हो जाएगा वेट इज डिफरेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा कभी भी, मास हमें हर जगह सेम होगा, चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन वेट हमारा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है। अब देखो इसके लिए कहें तो इसका एसआई यूनिट हमने ऑलरेडी लिख चुका है, एसआई यूनिट इज केजी, और इसका हो जाएगा एसआई यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों?
क्योंकि मास का भी अगर चेंज होगा ही नहीं तो क्या 0 होगा? अगर मान लो कि हमारे पास 0 kg का कुछ ले रहे हैं, 0 kg क्या पॉसिबल है? कुछ भी 0 kg, तो हमारे पास क्या ग्राम में चले जाएगा? 0 kg में अगर हम बात करें तो 0.1 ग्राम में चला जाएगा, ग्राम तक चला जाएगा, उससे ज़्यादा छोटा माइनस नहीं हो सकता, माइनस कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो वेट जो मास जो होगा वो कैन नेवर बी 0, इट कैन नेवर बी 0। लेकिन अब इसकी बात करें तो ये क्या हो सकता है? वेट जो है वो क्या होता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या होता है? वेट क्या होता है? 0। अब हम क्या लिखेंगे? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ मास, सॉरी, वेट विल बी 0। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारे पास मान लो अर्थ हो गया, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास जिस फोर्स से अट्रैक्ट होगा तो जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? जी m1 या फिर m2 m या फिर d का स्क्वायर या r का स्क्वायर। अब देखो जरा, जैसे जैसे हम नज़दीक चलते जाएंगे तो हमारे पास r क्या हो जाएगा? 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी चीज़ में डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब हमारे पास 0 हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो इसीलिए जाके सेंटर पे जब जाएंगे तो रेडियस क्या होता है? 0 हो जाता है। मास तो सेम रहता है लेकिन रेडियस जब 0 होता है तो डिस्टेंस 0, तो डिस्टेंस 0 तो मतलब हमारे पास क्या है? पूरी की पूरी हमारे पास वैल्यू ही 0 आ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है जो मून पे जो ऑब्जेक्ट है वो और अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है वो, उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसके बीच में उसको पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा थ्रस्ट एंड प्रेशर है,